सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी के बीच एक बहुत ही प्रबल वेदना के साथ आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। सुनने के पश्चात इसमें देश के एक प्रबुद्ध नागरिक के साथ ही न्याय के सक्षम अधिकारी, शासन और प्रशासन के सक्षम अधिकारियों के साथ ही संविधान और कानून के अस्तित्व कहाँ किस रूप में है, उस पर बड़ी ही प्रबलता से मैंने प्रकाश डाला है। 9 साल के अध्ययन के पश्चात बड़ी ही बारीकी से मैंने शासनिक हलचल को देखा, प्रशासनिक हलचल को देखा, न्यायिक स्थिति को देखा। तत्पश्चात भ्रष्ट, अन्यायी, अत्याचारी नागरिक के रूप में जीवन यापन करने वाले उन व्यक्ति का भी आचरण मैंने देखा। तो अब मैंने सोचा कि उसकी समस्त गतिविधियां आपके बीच क्यों न रखी जाए। आप खुद एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आप उस विषय पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो सच्चाई सामने होगी। अब मैं अपील करना चाहता हूं देश के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक से, न्यायालय के सक्षम अधिकारी से, शासन एवं प्रशासन में बैठे उन सक्षम अधिकारी से कि हमारी व्यवस्थाएं क्या है। हमारी व्यवस्थाएं संरक्षण के लिए बनी है। संविधान कानून हमारी संरक्षण के लिए बना है। इसका मिसयूज कैसे किस रूप में होता है आप देखें। मैं मुकदमा अपराध संख्या को जाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन पुख्ता आधारों पर मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रख रहा हूं। एक घटनाक्रम है जो कि घटना दो पक्षों की टकराव की है। टकराव की परिस्थितियां भी बिल्कुल स्पष्ट है। तथ्यों को छुपाकर जमीन का रजिस्ट्री कराना विवाद का कारण यही है। अब आगे हम चलते हैं। जब ये विवाद आगे बढ़ता है, टसल होती है, पीड़ित पक्ष द्वारा प्रथम व्यक्ति द्वारा 100 नंबर डायल करके प्राथमिक सूचना 100 नंबर डायल करके दी जाती है। पुलिस आती है, सभी इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, बात नहीं बनती है, बात मुकदमे तक जाती है और प्रथम पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन देते हुए
संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस मुकदमे की तहकीकात आरंभ होती है। आरंभ होने के पश्चात लगभग 14 दिन बीतते हैं। विपक्षी को यह पता चलता है कि मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। तत्पश्चात वह व्यक्ति एक शातिर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और विवाद के समय ही अपना मेडिकल करा लेता है। एक दिन पश्चात, घटना के एक दिन पश्चात अपना मेडिकल कराता है और वह चिकित्सक छोटी चोट का प्रमाण देते हुए यह जानने का प्रयास करता है या नहीं करता है, यह पर्दे में, कि यह घटनाक्रम कहाँ किस रूप में है, लेकिन चिकित्सा कर दिया जाता है। वह चिकित्सा करा करके एक प्रमाण के तौर पर, एक साजिश के तौर पर उसे अपने पास वह सुरक्षित रखता है। तत्पश्चात जब उस मुकदमे की तहकीकात आरंभ होती है, आयु जांच की प्रक्रिया आरंभ करता है, तत्पश्चात वह व्यक्ति एक्टिव होता है। वह कितना शातिर, कितना षड्यंत्रकारी है, यहीं से आरंभ होता है उसका आचरण। वह व्यक्ति बिना देर किए थाने पर, संबंधित चौकी पर जाने का कोई औचित्य नहीं समझता, न तो किसी भी तरह का कोई ऐसा पत्रक जो प्रमाण के रूप में हो, पुलिस के पास गया हो और उसकी एफआईआर दर्ज न हुई हो। उसने एप्लीकेशन चौकी या थाने में रिसीव कराया, कोई प्रमाण नहीं। मुकदमा होता भी तो कैसे? क्योंकि सेम उसी घटना का ऑलरेडी वो आरोपी है, मुकदमा पहले से दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो मुकदमा दर्ज कराने का कोई औचित्य ही नहीं था। अपने पक्ष को उस जांच की प्रक्रिया में भी रखी जा सकती थी, लेकिन ऐसा न करके वह व्यक्ति एसएसपी को एप्लीकेशन देता है, जैसा कि एक परंपरा सी बना रखा है लोगों ने। वह एसएसपी को एप्लीकेशन देता है, तत्पश्चात आईपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने हेतु एक आवेदन देता है, जिसमें जघन्य अपराधों का वो उल्लेख करता है। उस घटित घटनाक्रम का उस मुकदमे के आवेदन में यह नहीं बताया जाता है कि ऑलरेडी मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज है और उसी संबंधित थाने में दर्ज है। वह कोई जिक्र नहीं करता। वह थाने में मुकदमे के लिए गया था, चौकी में मुकदमे के लिए गया था या नहीं गया था, इसकी कोई जिक्र नहीं होती। और माननीय कोर्ट द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुए कि वो संबंधित थाने पर गया था या नहीं,
उस थाने से कैरी मंगाई जा रही है कि इस मुकदमे का पंजीकरण हुआ या नहीं हुआ है, यह व्यक्ति गया था कि नहीं गया था। जबकि उसी थाने में वह व्यक्ति उसी घटनाक्रम का आरोपी है, यानी मुख्य आरोपी है, और मुख्य आरोपी को उसी थाने से ये रिपोर्ट दी जाती है कोर्ट को कि इस घटनाक्रम में किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ प्रशासन की भूमिका क्या है और उस आवेदक की भूमिका क्या है। उसने इस तथ्य को क्यों अदालत से छुपाया? क्या उस आवेदन में यह जिक्र नहीं होना चाहिए था कि उक्त घटनाक्रम की मुकदमा दिनांक इतने इतने को दर्ज हुआ है और उस मुकदमे के हम मुख्य आरोपी हैं? अगर यह होता तो निश्चित रूप से 156(3) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की आदेश माननीय कोर्ट द्वारा नहीं दिया जाता। ये सच्चाई था। जघन्य अपराधों का दोषी, जघन्य अपराध का होना और वादी जो पूर्व का मुकदमा दर्ज कराया है उसके द्वारा 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाना और जघन्य अपराधों का 156(3) के अंतर्गत षड्यंत्रकारी विपक्षी द्वारा दिए गए आवेदन में 100 नंबर की जिक्र न करना और 100 नंबर डायल करने के पश्चात अगर पुलिस आती है तो उनसे जघन्य अपराधों का जिक्र न करना, यह संदेह के घेरे में आता है। रही बात 70 साल की बुजुर्ग महिला द्वारा, उस महिला का षड्यंत्र यही साबित हो जाता है कितनी षड्यंत्रकारी वो महिला है, जो कि 156(3) के अंतर्गत दिए गए आवेदन की वादी की मां है। वह जघन्य अपराधों का आरोप लगाती है और उसके आचरण की अगर परीक्षा लेनी है तो सिर्फ समीक्षा करने की जरूरत है उसके स्टेटमेंट की। वह आरोप लगाती है और 161, 164 के बयान पूर्व के दर्ज मुकदमे में वह महिला जबकि आरोपी है, आरोपों के दौरान उस मुकदमे में जब जांच की कार्रवाई की जाती है उसमें उस महिला का दिया गया स्टेटमेंट, बयान अपने आप में यह प्रमाणित करता है कि आरोपित महिला आरोपित मुकदमे में कुछ और कह रही है, 161 के बयान में कुछ और कह रही है, 164 के बयान में कुछ और कह रही है। हमारा एक एक पेपर एविडेंस के रूप में चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है। हमारी शासन की निगाह कहाँ, प्रशासन की निगाह कहाँ, हमारी न्याय व्यवस्था की निगाह कहाँ? हमें देखना पड़ेगा। संविधान
और कानून हमें जो मिला है वो मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए। क्या मानवीय मूल्यों का ये संरक्षण है? इसकी शिकायत, ये जघन्य अपराध के मुकदमों की शिकायत, अब फर्जी मुकदमे की शिकायत आईजी से लेकर के डीआईजी से लेकर के पुलिस महानिदेशक से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के प्रधानमंत्री तक की गई, मानवा आयोग से किया गया। अब इनकी भूमिका देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ है, किस रूप में है, कैसी मुकदमे अदालतों में चलते हैं और क्यों चलते हैं, ये समीक्षा का विषय है। दूध का दूध होना चाहिए, पानी का पानी होना चाहिए। एक प्रबल चेतावनी होनी चाहिए, प्रबल पनिशमेंट होना चाहिए कि इस तरीके की गतिविधियों पर बिल्कुल विराम होना चाहिए। आज मैं तथ्यगत जानकारी इस वजह से मैं रख रहा हूं कि देश के सामने एक फिगर आएगा कि शासन प्रशासन और न्याय प्रणाली हमारी है कहाँ, संविधान और कानून हमारा है क्या, हमारी संस्थाएं कहाँ है जो न्याय की बात करती है, मानव आयोग के रूप में बात करती है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं संक्षिप्त में ही प्रकाश डालना चाहता हूं कि तथ्यगत जानकारियों को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मैटर है, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस पर कार्रवाई करे, जिसमें कि एसआईटी गठन करके सच्चाई के आधार पर इस मुकदमे को खारिज करने की पहल की गई थी। यह मामला राज्य मानव आयोग में, केंद्रीय मानव आयोग में गया। तत्पश्चात इंक्वायरी सेटअप की जाती है और इंक्वायरी सेटअप करने का 1993 में मानव आयोग का गठन किया गया था। मानव आयोग का गठन का था, इसका सीधा सीधा औचित्य था मानवीय मूल्यों के संरक्षण के। क्या यही मानवीय मूल्यों का संरक्षण है कि आपने चोर को ही चौकीदार बना दिया? आपने इस मुकदमे की इंक्वायरी किसको दिया? जिसने कि फर्जी मुकदमे को दर्ज किया है, और फर्जी मुकदमे को दर्ज करने के पश्चात जब इंक्वायरी आपके द्वारा दी जाती है तो उसी के अधिकारी को दी जाती है, तो वह अधिकारी अपने मताहत लोगों की बात सुनेगा या पीड़िता के दर्द को सुनेगा, अपने मताहत लोगों की बात सुनेगा। आप अर्ध न्यायिक संस्था हो, आपको अपना इन्वेस्टिगेशन की एक टीम बनानी चाहिए। टीम बनाने के बाद उसको जांच में भेजनी चाहिए। पूरी जांच के आधार पर अपने पक्ष को अदालत में रख करके अब फर्जी मुकदमे को दर्ज कराना, फर्जी मुकदमे को प्रमाणित करना चाहिए। अर्ध न्यायिक संस्था होने के नाते आपको निर्णय लेना चाहिए तथ्यगत जानकारियों के आधार पर। जरूरत पड़े तो लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट करा करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। मानवीय मूल्यों का संरक्षण तो यहाँ होता, मानव आयोग के औचित्य का चरितार्थ तो यहाँ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। दुखद है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ये मामला मैंने गवर्नर तक दिया और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को से मैंने आग्रह किया कि न्यायिक आयोग बना करके इसकी जांच कराई जाए। लेकिन लगभग 9 साल हो गए। अब आइए मैं बता देना चाहता हूं कि यहां तक मामला जाने के पश्चात जब उस मुकदमे की स्थिति एकदम क्लियर है, फर्जी गवाहों के बयान,
जिसमें वह आरोपी व्यक्ति है, जिस मुकदमे में वह आरोपी व्यक्ति है, उसमें भी गवाह वही, और जिसमें वह वादी व्यक्ति है 156(3) के अंतर्गत, उसमें भी गवाह वही। गवाहों के बयान अलग अलग, पीड़िता के बयान अलग अलग, यानी स्पष्ट शब्दों में मैं कहूं कि सिर्फ समीक्षा 156(3) के अंतर्गत दिए गए आवेदन के आधार पर उस वादी के बयानों को, उसके ऊपर दर्ज मुकदमे के बयानों की अगर अध्ययन किया जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि वह व्यक्ति सीधा सीधा झूठ बोलता है। वह महिला सीधी सीधी झूठ बोल रही है। रिगार्ड योग्य महिला नहीं है कि रिगार्ड दिया जा सके। मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, लेकिन देश हित में मैं सामाजिक चिंतन रखने वाला व्यक्ति हूँ। व्यक्ति, समाज और देश का प्रबल मैं चिंतन करता हूँ। इसको लेकर के एक लड़ाई का इतिहास रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि शासन और प्रशासन में कभी एक सिंगल मुकदमे नहीं होते। यह प्रमाणित करता है कि कहीं भी कोई भी गतिविधियां हुई है तो संविधान और कानून के दायरे में हुई है। संविधान और कानून के एक सजग प्रहरी हैं। यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की भी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि लोग जानते हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगा। आज 20 सालों का संघर्ष मेरा रहा, वो मेरा अपना कार्य क्षेत्र भारतीय जीवन बीमा निगम रहा हो या सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र के अंतर्गत रहा हो। ये सच्चाई है कि कुंठित मानसिकता से ऊपर समतामूलक समाज के मैं पक्षधर हूँ। आज का विषय यह नहीं है। मैं सिर्फ केंद्रित करना चाहता हूँ देशवासियों का ध्यान इस फर्जी मुकदमे को लेकर के। ऐसे फर्जी मुकदमे होते हैं, कहाँ है हमारा शासन, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है न्याय प्रणाली, कहाँ है न्याय। संविधान और कानून कब तक कमज़ोर पड़ा रहेगा, इसकी धज्जियाँ उड़ाई जाएगी। इस पर निर्णय कैसे होगा? एक बार गौर करने के लिए पुनः मैं रिपीट करूंगा। आईपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत आवेदन तथ्यों को छुपा करके गलत वहीं हो गया। पीड़िता का बयान, जो कि आरोपी है ऑलरेडी उसी घटनाक्रम के दर्ज मुकदमे में, उसका बयान वादी मुकदमा 156(3) के अंतर्गत का बयान सहित गवाहों का बयान, पुलिस की केस डायरी, पुलिस की चार्जशीट रिपोर्ट, क्या अध्ययन अगर कर लिया जाए तो दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, फर्जी मुकदमा प्रमाणित हो जाएगा। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी सक्षम अधिकारी हैं हमारे शासन के तहत पर, हमारे प्रशासन के स्तर पर, हमारी जुडिशियली के स्तर पर, इस तरह का मुकदमा अगर दर्ज होता है तो ये सच्चाई है कि हम शर्मसार हो जाते हैं न्याय के नाम पर, जस्टिस के नाम पर, संविधान और कानून के नाम पर नगण्य हो जाते हैं। मानवीय मूल्यों की हत्या होती है।
और इसकी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं से हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं सक्षम अधिकारियों से, मैं सरकार से भी विशेष करके आग्रह करना चाहता हूं कि आप विधेयक ला करके कानून के अंतर्गत फर्जी मुकदमे जो दर्ज होते हैं उन लोगों के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य करें। यह नितांत आवश्यक है। और कहीं भी कोई शिकायत होती है फर्जी मुकदमे की, तो तथ्यगत जानकारियों के आधार पर मैं सभी उन सक्षम अधिकारियों से अपील करता हूं कि शासन अपनी प्रबल भूमिका निभाते हुए, प्रशासन अपनी प्रबल भूमिका निभाते हुए, न्यायिक पीठासीन अधिकारी अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए पूरी दक्षता के साथ जस्टिस दें। यही आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। अपने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के समाज और देश हित में मैं अपील करना चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनने के पश्चात अगर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं उस मुकदमे को पब्लिश नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यह बिल्कुल गलत चीज़ है। संविधान के ऊपर प्रहार है, कानून के ऊपर प्रहार है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर प्रहार है। और मात्र एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति के अंतर्गत जिसने फर्जी मुकदमे को दर्ज कराया है, ऐसे लोगों को कहीं से भी छोड़ना ठीक नहीं है। पनिशमेंट तो मिलना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की कृत्य कार्रवाई करने की कोई हिम्मत न जुटा सके। आवश्यकता पड़ने पर मैं सारी बातें एक एक करके वित्त प्रमाण आपके सामने मैं रख दूंगा, चाहे आप शासन के बंदे होंगे, प्रशासन के बंदे होंगे या न्यायिक पक्ष होगा। 9 साल से फर्जी मुकदमा अदालत में विचाराधीन, इसका जवाब कौन देगा? फर्जी मुकदमा कोर्ट में पहुंचा कैसे, इसका जवाब कौन देगा? जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं, इसका जवाब कौन देगा? एक प्रबल सवाल देश के नागरिक का, नागरिकता के अधिकार से संविधान और कानून के दायरे में सक्षम अधिकारियों से और देश की जनता से एक इनकलाब होनी चाहिए। इसके विरुद्ध अदालतों में फर्जी मुकदमे क्यों, चाहे वो 156(3) के अंतर्गत हो या प्रशासन के आधार पर दर्ज मुकदमा हो, निश्चित रूप से इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। इस इनकलाब की आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपके बीच इस वीडियो को सुनने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सरकार की नींद खुल सके, इसके लिए विधेयक ला सके। लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट जैसी प्रक्रिया से फर्जी मुकदमे के दोषियों को गुजारते हुए दूध का दूध पानी का पानी किया जा सके। मैं इस मुकदमे में भी मांग करता हूँ, बड़ी ही प्रबलता से मैं मांग करता हूँ कि सच्चाई के उजागर के लिए नार्को टेस्ट की प्रक्रिया या लाई डिटेक्टर से गुजारा जाए। जहाँ आवश्यकता महसूस होती है वहाँ हमें कोई इतराज नहीं। धन्यवाद साथियों। एक फर्जी मुकदमे की दास्तान के साथ मैं एशल ठाकुर आपके बीच पूरी गाथा के साथ, प्रामाणिकता के साथ बढ़ाएं इस वीडियो को। इनकलाब के लिए जस्टिस हो उन लाखों लोगों के साथ
जो फर्जी मुकदमे के शिकार हैं, सजा मिले उन आतताइयों को, मक्कारों को, गद्दारों को, जो कि मानवता के दुश्मन हैं, चाहे जिस रूप में भेड़िए के रूप में हैं, एक देश के नागरिक के रूप में हैं, चाहे वह सक्षम अधिकारी के रूप में क्यों न हो। इस सच्चाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सच्चाई की आवाज़ बन करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।